खिज़र ने आते ही एक नज़र रूह के कमरे को देखा जहाँ अंधेरा था, मतलब यारम वहीं था। क्योंकि रूह को अकेले अंधेरे में डर लगता था। इसका दिल तो बहुत किया कि एक बार रूह को देख ले, लेकिन इसने अपने दिल की नहीं मानी। क्योंकि इसे पता था कि यारम इसकी शक्ल देखकर इसे फिर से कोई ना कोई नुकसान पहुँचाएगा। और ये ना हो कि इस बार वो इसका नाक या दूसरा बाजू ही बदन से अलग कर दे। रूह से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन अजीज तो अपनी जान भी थी। रूह तो यारम की जान थी, इसने फिर बच जाना था, लेकिन इससे वो इस हद तक गुस्सा था कि इसे देखते ही जान से मारने का इरादा रखता था। इसीलिए तो एक हफ्ते तक शक्ल ना दिखाने को मना कर दिया था। खिज़र खामोशी से आकर अपने कमरे में लैला के साथ बंद ही गया, लेकिन लैला भी इसे अपनी शक्ल दिखाने का कोई इरादा नहीं रखती थी। इसे भी अपनी जान अजीज थी। अब बच्चे का सोचकर यारम ने एक बार माफ किया था तो जरूरी नहीं कि हर बार करता। खिज़र तो ये सोचकर भी परेशान था कि कल जब वो ऑफिस जाएगा और फिर वहाँ जो काम खिज़र से हैंडल नहीं हुए, इन पर यारम क्या हाल करेगा। क्योंकि जो काम वो नहीं कर पाया था वो तो इसने एक साइड लगा चुका था। इसके टेबल पर यारम की रिपोर्ट्स थी। पिछले 22 दिन में यारम अपना मुकम्मल इलाज करवा चुका था, और ये इतना मुश्किल नहीं था जितना श्रीलंका के डॉक्टर्स ने मुश्किल बना दिया था। यारम ने इटली में ही अपना इलाज करवा लिया था और अब वो मुकम्मल सेहतयाब था। श्रीलंकन डॉक्टर्स की वजह से इसे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन वक्त रहते वहाँ से निकलकर यारम ने खुद को पागल होने से बचा लिया था। और इस चीज़ ने खिज़र को बेफ़िक्र कर दिया था। अब भी इसका यही कहना था कि अगर वो पहले से रूह से मिल लेता तो कभी अपना इलाज ना करवाता। उठो, रूह वो काफ़ी गुस्से से इसे जगा रहा था। रूह ने आंखें खोलकर देखा, फिर करवट लेते जिद्दी अंदाज में बोली, मुझे नहीं उठना, आज ही तो सुकून से सोई हूँ। आप भी सो जाएं और मुझे भी नींद पूरी करने दें। रूह, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? वो चादर खींचता गुस्से से बोला। यारम, आपका कोई मुश्किल सवाल थोड़ी है कि मुझे समझ नहीं आएगा। आप तो मेरे यारम हैं, आसानी से प्यार से आपकी तो हर बात समझ आती है और सीधा दिल पर भी लगती है। वो आंखें बंद किए बड़बड़ा रही थी, जैसे ख्वाब की इस दुनिया में यारम से प्यार से मीठी मीठी बातें कर रही हो। इस वक्त तो वो ये भी भूल गई थी कि यारम इससे नाराज है। यारम ने एक नज़र घूर कर इसकी पूरी बात सुनी और अगले ही पल एक लम्हे में इसे अपनी बाहों में उठा लिया। ऐसा करने से रूह आंखें खोलकर इसे देखा और फिर मुस्कुराकर इसकी गर्दन में बाहें डालती इसकी गर्दन में मुंह भी छुपा गई। यारम खामोशी से उसे उठाकर वॉशरूम में ले गया और इसे शावर के नीचे खड़ा करके शावर भी खोल दिया। रूह एक पल में ही होश की दुनिया में कदम रख चुकी थी। जल्दी से नहा कर आओ, हमें घर चलना है, वो हुक्म देता बाहर जाने लगा। जब इसकी आवाज़ कानों में पड़ी, कड़वे सड़े हुए करेले, आप नहीं हो मेरे प्यारे से यारम, वो पैर पटकते हुए नाराज़ी से बोली। क्या कहा तुमने? मुझे कड़वा सड़ा हुआ करेला, राइट? तो तुम्हें इस कड़वे सड़े हुए करेले को टेस्ट भी करना चाहिए। वो दोनों हाथ इसके साथ दीवार पर रखता इसका रास्ता बंद कर गया और इसे कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर इसके लबों पर झुककर इसके नाजुक लबों को कैद कर लिया। इसकी शिद्दत पर रूह ने इसकी शर्ट को मुट्ठियों में भींच लिया। रूह के साथ साथ यारम के कपड़े भी पूरी तरह भीग गए थे। इसका अंदाज अब भी कल रात वाला ही था। वो इस पे झुका अपने जज्बात को सुकून दे रहा था और रूह इसके जज्बात की आग में जल रही थी। इसके लबों को बख्श कर वो इससे जरा दूर हुआ और इसका गाल थपथपाया। तो कैसा लगा कड़वा सड़ा हुआ करेला? जल्दी करो, हमें अपने घर जाना है। थोड़ी ही देर में वो मुंह फुलाए बाहर निकली। मुझे मामू से मिलना है यारम, इसके चलने के इशारे पर वो बोली। तो यारम ने फिर से इसे नाराजगी से देखा। जिंदा है वो, लेकिन होना नहीं चाहिए था जो इसने किया है ना रूह। इसके बाद इसे जीने का हक नहीं है, लेकिन वो फिर भी जिंदा है क्योंकि तुम्हारे पास वो वाहिद रिश्ता है। अब फजूल नहीं बोलना, जल्दी चलो वरना अच्छा नहीं होगा, वो धमकी देता हुआ बोला। मतलब आप इनसे भी खफा हैं यारम? उन्होंने आपको कितना ढूंढा, आपके गायब होने के बाद भी आपकी जगह सारे काम करते रहे, सब कुछ सँभाला और आप इनसे नाराज़ हो रहे हैं। रूह, मेरा दिमाग ख़राब मत करो, चलो जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास। वो इसकी बात काट गया। मैं मामू से मिलने बगैर नहीं जाऊँगी यारम, प्लीज़ थोड़ा वेट कर लें। पता नहीं आपने इनके साथ क्या किया है जो वो अस्पताल में थे, अब एक बार देखने तो दें, वो मिन्नत भरे अंदाज में बोली। यारम ने एक नज़र इसे देखा और फिर 2 कदम आगे बढ़ा, इसका नाज़ुक सा वजूद अपनी बाहों में उठाया और दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ चल दिया। यारम, ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं मामू से मिलकर जाऊँगी। मामू, मामू जल्दी आएँ, मुझे बचाएँ, यारम मुझे ज़बरदस्ती लेकर जा रहे हैं, मामू, वो ऊँची आवाज़ में चिल्ला रही थी।
लेकिन याराम को कौन सा परवाह थी, वो इसकी चीखों पुकार को नजरअंदाज किए बगैर आगे बढ़े जा रहा था, जबकि कमरे में खिज़र खामोशी से बैठा इसके जाने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर के बाद आवाज बंद हो गई, यानी कि वो दोनों जा चुके थे। खिज़र, थोड़ी देर आराम कर लो, पता नहीं ऑफिस में याराम तुम्हारा क्या हाल करेगा। ये ना हो कि बेड पर बैठने के भी लायक ना रहो, इसीलिए कह रही हूँ कि पहले ही आराम करके जाओ। लैला ने मशवरा दिया, जो खिज़र को भी काबिल गौर लगा था। जाओ, जाकर मेरे लिए नाश्ता बनाओ। इसका हुक्म मिलते ही रूह ने इसे घूर कर देखा। वो अभी अभी यहाँ पहुंचे थे। मुझे नींद आ रही है यारम, आप मुझ पर जुल्म नहीं कर सकते। पहले ही आपने मुझे सारी रात सोने नहीं दिया और फिर सुबह सुबह अजान से पहले मुझे यहाँ ले आए, और अब आपको मेरे हाथ का नाश्ता भी चाहिए। ऐसा कौन करता है? वो बिल्कुल आहिस्ता से आवाज में मिनमिनाती इसके पीछे पीछे चल रही थी। कुछ कहा तुमने? वो इसे घूरते हुए बोला। नहीं, बस यही कह रही हूँ कि आप रूम में जाएं, मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। इसकी सख्ती से घूरने पर वो अपनी बात ही बदल गई। गुड, जल्दी करो, वो कहकर अपने कमरे की जानिब चल दिया। ये क्या करेले का जूस पीकर बैठे हैं जो इतना कड़वा बोल रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, मैं अपने हाथ से मीठा मीठा नाश्ता करवाऊंगी तो खुद ही मीठे हो जाएंगे। मना कर तो मैं ही रहूंगी। यारम बाबू, आखिर कब तक नाराज हो सकते हैं आप मुझसे? वो मुस्कुराकर अपने आप को गुड लक विश करती किचन की जानिब आई थी। रूह को किचन में भेजकर अब यारम आराम से अपने बेड पर बैठा था। बहुत कोशिश के बावजूद वो खुद को रूह के पास जाने से रोक नहीं पाया। वो इससे काफी नाराज रहने का इरादा रखता था, लेकिन रूह की हरकतों की वजह से इसकी नाराजगी दम तोड़ने लगी थी। थोड़ी ही देर में वो नर्म पड़ चुका था। इसका इरादा इतनी आसानी से इसे माफ करने का हरगिज न था, लेकिन रूह की बातें, इसकी मासूमियत यारम को एक बार फिर से इसकी तरफ अट्रैक्ट करने लगी थी। अपने चेहरे पर इसका नर्म लम्स महसूस करके इसने मुस्कुराकर अपने चेहरे पे हाथ रखा। शायद रूह कभी नहीं समझ सकती थी कि यारम के लिए वो है क्या। वो अपने ही ख्यालों में गुम था जब उसे रूह की चीखने की आवाज सुनाई दी। वो तेजी से उठकर किचन की जानिब आया था, जहाँ रूह अपने हाथ को जोर से थामे रोने की तैयारी पकड़ रही थी। वो किचन के काम में अनाड़ी हरगिज नहीं थी, इसलिए इसे बहुत कम भी चोट आती थी। रूह, मेरा बच्चा, क्या हुआ? मेरी जान, तुम्हें चोट लगी है? दिखाओ मुझे। चलो रूम में। एहतियात से काम नहीं कर सकती? कोई पीछे पड़ा है क्या तुम्हें जो इतनी जल्दी मचा रखी? वो तेजी से इसका हाथ देखता इसे डांट रहा था। यारा, मुझे चोट नहीं लगी। वो इसे इस तरह से अपनी फिक्र करते देखकर पहले तो हंसी, फिर समझाते हुए बोली, तो फिर चीख क्यों रही थी? इसके नाजुक से हाथ को अपने हाथ में थामे वो अभी भी टटोलते हुए बोला। यारम, वहाँ। इसने किचन की जमीन की तरफ भी इशारा किया, जहाँ एक नन्हा सा कॉकरोच कभी इधर कभी उधर भाग रहा था। यारम, हमारे किचन में तो ऐसा कुछ नहीं था, तो छोटू कॉकरोच यहाँ क्या कर रहा है? ये यहाँ इतना बेफिक्र आजादी से घूम रहा है, तो यकीनन इसके वालिदैन भी यहीं होंगे, और हो सकता है इसकी फैमिली भी। शट अप रूह, मेरा इस वक्त कॉकरोच की फैमिली प्लानिंग पर और करने का कोई इरादा नहीं है। जल्दी से नाश्ता बनाओ, भूख लगी है मुझे। वो इसे डांट कर कहता ड्रॉज से कीड़े मकोड़े मारने की स्प्रे निकालने लगा। यारम, आप यहाँ से जाइएगा मत। ये ना हो कि आपके जाने के बाद ये कॉकरोच मुझ पर हमला कर दे और खा जाए मुझे। वो चोर निगाहों से कॉकरोच को ही जानिब देखती नाश्ता बनाने में मसरूफ थी। यारम ने एक नजर सर से पैर तक इसे देखा। रूह, तुम्हें लगता है कि कुछ छोटा सा कॉकरोच तुम्हें खा सकता है? यारम ने इसे देखते हुए हैरत का मुजाहरा किया। छोटा-सा शायद नहीं खा पाएगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपके जाने के बाद इसकी पूरी फैमिली मुझ पर हमला कर दे। आप मेरे शौहर हैं, मेरी हिफाज़त करना आपका फ़र्ज़ है। आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, यहीं पर बैठे हैं, वरना मैं रोज़े महशर अल्लाह के सामने आपकी शिकायत करूँगी कि आपने मुझे कॉकरोच और इसकी फैमिली के हवाले कर दिया। वो धमकी देते हुए कुर्सी की तरफ इशारा कर रही थी। तुम ये शिकायत करना, और मैं रोज़े महशर अल्लाह से ये शिकायत करूँगा कि तुमने मुझे फ़ोन पर बात नहीं की, ये जानते हुए भी कि तुमसे बात करने के लिए यारम तड़प रहा था। इसके अचानक बोलने पर रूह सर झुका गई। यारा, मुझे लगा था कि आप मेरी आवाज़ सुनकर अपना इलाज करवाए बगैर वापस आ जाएंगे। मुझे आपकी सेहत की फिक्र थी। सेहत की फिक्र थी, मेरी जान की नहीं, मेरी तड़पती सांसों की नहीं, मेरे सुलगते जज्बों की नहीं। वो इसकी बात काट कर इसे मजीद शर्मिंदा कर गया। रूह आहिस्ता से इसके करीब आई और जरा सा झुककर इसके गाल पर अपना लब रखे। अपनी रूह को माफ नहीं करेंगे यारम? वो आहिस्ता से इसकी गोद में बैठती पूछने लगी, और रूह के इस अंदाज पर यारम का दिल भी बेईमान होने लगा था। इसकी कमर पर हाथ रखते इसने मजीद अपने ऊपर झुका गया। किस मी, वो हुक्म दे रहा था या फरमाइश कर रहा था? सिर्फ रूह को समझ न आया। पहले नाश्ता कर ले, वो बिना मज़ाहमत तहम्मुल से बोली। रूह, मैंने कहा किस्मी। वो इसकी बात नज़रअंदाज करते घूरते हुए बोला। फिर क्या माफ़ी मिल जाएगी?
وہ مسکرا کر اس کے بال پیچھے کرتی پیار سے بولی، کیونکہ سچ ہی یہ تھا کہ یارم کے اتنے پاس آنے کے بعد اب اس میں کس کرنے کی ہمت بالکل نہیں تھی، وہ بس اتنی ہی بول ہو سکتی تھی، روح میں کیا کہہ رہا ہوں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا اب تم مجھے غصہ دلا رہی ہو۔ وہ اس کی کمر میں سختی سے بازو حائل کرتا اس کا چہرہ خود پر جھکائے ہوئے ذرا سخت لہجے میں بولا، اگر میں کس کروں تو کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ وہ بہت ہمت سے بولی تھی، فضول بکواس بند کرو، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا، مطلب کس کے بعد بھی آپ مجھے معاف نہیں کریں گے؟ جائیں، میں نہیں کرتی۔ وہ نخرے دکھاتی اٹھنے ہی والی تھی جب یارم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ لیے۔ کس کا دورانیہ بڑھنے لگا اور یارم کی شدت سہنا اس کے بس سے باہر ہو گیا۔ اس کی سانس پھولنے لگی تھی اور وہ جو ہمیشہ سے اس کی سانسوں پر اپنا حق سمجھا تھا بے قابو ہو چکا تھا۔ روح کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اس کی کمر کے پیچھے لے گیا۔ اپنے ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ لاک کر کے وہ اس کے اپنے لبوں کی تشنگی مٹاتا رہا، پھر نہ جانے کیا سوچ کر اس پر ترس کھایا اور اس کا چہرہ دیکھنے لگا، جبکہ روح لمبی لمبی سانسیں لیتی اسی کے سینے پر سر رکھ چکی تھی، اسے اپنے سینے سے لگائے وہ بھی اپنی آنکھیں بند کیے اسے محسوس کر رہا تھا، جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ یارم، یہ اتنی صبح ہمارے گھر کون آ گیا؟ ابھی تو کسی کو پتہ بھی نہیں کہ ہم اپنے گھر واپس آ گئے ہیں۔ وہ آنکھیں کھول کر یارم کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، جبکہ یارم لا علمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کندھے اچکا گیا۔ چلے چھوڑیں، میں جا کے دیکھتی ہوں، آپ ناشتہ کریں۔ وہ اس کی گود سے اٹھتی ہوئی ناشتے کی ڈشز ٹیبل پر رکھ کر بولی، خضر اور شارف میں سے کوئی ہوا تو واپس بھیج دینا، آج میں آرام کرنے کا موڈ ہے۔ وہ بیزاری سے بولا، آرام کرنے کا؟ یہ مجھے تنگ کرنے کا؟ روح نے جاتے جاتے پوچھا۔ تمہیں تنگ کرنے کا نہیں، تم سے بدلہ لینے کا، وہ آرام سے کہتا ناشتہ کرنے لگا۔ ارے سارم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ دروازہ کھولتی ہی سارم کو فل یونیفارم میں حیران اور پریشان دیکھ کر وہ پوچھنے لگی، میں تو ٹھیک ہوں، لیکن تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ گھر کی لائٹس آن دیکھی، سب خیریت تو ہے نا؟ سارم پریشانی سے پوچھ رہا تھا، کیونکہ جب سے یارم کی موت کی خبر آئی تھی وہ تو خضر کے ساتھ رہ رہی تھی، تو پھر اتنی صبح صبح وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ اور اس کی ڈریسنگ پر نظر جاتے ہی سارم کو جھٹکا لگا تھا، ڈارک ریڈ کلر کے ڈریس میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن ابھی یارم کو گئے 1 مہینہ نہیں ہوا تھا اور وہ اپنی رنگین زندگی میں مصروف ہو رہی تھی۔ جی وہ دراصل ہم آج صبح ہی واپس آئے ہیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یارم کے بارے میں ایسے کیسے بتائے۔ تمہارے ساتھ کوئی اور بھی آیا ہے؟ سارم نے پیچھے دیکھا اور پھر دیکھتے ہی رہ گیا۔ آؤ بے وقوف انسپکٹر، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ صبح ہی صبح تمہاری شکل دیکھنا عوام کو پسند ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ سارم کا منہ وہ حیرت سے کھلا تھا۔ وہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے باتیں کرتے اور سارم کو حیران اور پریشان منہ کھول کر یارم کی جانب دیکھتے دیکھ کر خود فوراً وہاں سے نکل گئی تھی۔ یارم، تم زندہ ہو؟ سارم کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اگر تم کہتے ہو تو مر جاتا ہوں، وہ فرصت سے اسے جواب دینے لگا۔ یارم، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم زندہ ہو، سارم بے حد خوشی سے بولا تھا۔ ایسا کرتا ہوں، تمہیں اوپر بھیج دیتا ہوں، جا کر جہنم کا وزٹ کراؤ، اگر وہاں پر نہ ملا تو فرشتوں سے اجازت لے کر ایک نظر جنت میں بھی دیکھ آنا، ہو سکتا ہے کسی نیک عمل سے اللہ مجھے جنت میں بھیج دیں، اور اگر دونوں جگہوں پر نہ ملا تب واپس آ جانا اور پھر یقین کر لینا۔ اس کی حالت یارم کو کافی مزہ دے رہی تھی، اس لیے بات طویل کر کے بولا، جبکہ وہ اس کی بات نظر انداز کرتا ہوا اس کے سینے سے لگ چکا تھا۔ یارم، مجھے یقین نہیں آ رہا میرے بھائی، تم زندہ ہو، میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تمہارے ٹیم ممبر اور تمہاری بیوی نے مجھے بے وقوف بنایا، میں ان سب کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یارم، آئی لو یو، وہ اس کے سینے سے لگا کسی بچے کی طرح خوش ہو رہا تھا، ان لوگوں کو تو میں بھی اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گا سارم، لیکن تمہارا یہ مجنوں والا انداز مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ اس کے اس طرح سے چپکنے اور اس کی آنکھوں میں موجود نرمی دیکھ کر یارم نے بہت نرمی سے کہا تھا، جس پر سارم کھل کر ہنسا، چلو اندر آؤ، تمہیں چائے پلاتا ہوں، تمہاری سوتی ہوئی شکل دیکھ کر اندازہ لگا سکتا ہوں کہ عروہ نے ناشتہ کروا کر نہیں بھیجا۔ نہیں یار، رات سے نائٹ ڈیوٹی پر ہوں، ابھی گھر ہی جا رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ اندر آتے ہوئے بولا، اپنی بیوی سے خود ہی چائے کا بول دو، میں ناراض ہوں اس سے۔ وہ روح کو سخت نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا، کوئی بات نہیں، میں بھی ناراض ہوں، یارم نے کہتے ہوئے کرسی کی طرف اشارہ کیا جہاں سارم بیٹھ چکا تھا، جبکہ اس کی آخری بات سن کر روح نے گھور کر اسے دیکھا، جیسے یارم صاف طور پر نظر انداز کر گیا۔ سارم چائے پی کر کب کا جا چکا تھا، روح ناشتے کے برتن دھو رہی تھی اور یارم اس کے قریب کھڑا اس کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ روح کے مطابق کاکروچ اور اس کی فیملی سے اس کی حفاظت کرنا یارم کا فرض تھا۔
रूह जल्दी फारिग हो, मुझे नींद आ रही है। यारम ने इसके साथ हाथ इतनी स्लो स्पीड में चलते देख कर कहा, यारम बर्तन आराम से धोए जाते हैं ताकि ठीक से साफ हों। वो इत्मीनान से बोली और फिर से अपने काम में मगन हो गई। ठीक है, तो फिर तुम यहाँ सुकून से अपने बर्तन धोती रहो, मैं जा रहा हूँ सोने। मेरा यहाँ तुम्हारे लिए खड़े रहने का कोई इरादा नहीं है। यारम अब भी नाराजगी शो कर रहा था। यारम, अगर आप मुझे यहाँ कॉकरोच और इसकी फैमिली के पास छोड़कर गए तो मैं आपसे सच्ची वाली नाराज हो जाऊंगी, रूह धमकी देते हुए बोली, जबकि इसका अंदाज पर यारम को झटका लगा था। एक्सक्यूज मी, ऑलरेडी तुमसे मैं नाराज हूँ, यारम ने जताते हुए कहा। उप सॉरी, मैं भूल गई थी, वो अपने सर पर हाथ मारते हुए बोली। अब दोबारा भूलने की कोशिश मत करना वरना बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा, वो सख्त लहजे में बोला। कल से आप कौन सा अच्छे तरीके से पेश आ रहे हैं, वो बड़बड़ाते हुए बोली। नहीं बेबी, अभी तुमने यारम काजमी की बेड साइड देखी ही नहीं है, और जिस दिन तुमने यारम काजमी की बेड साइड देख लेना ना तो पछताओगी, बहुत पछताओगी, वो इसकी आंखों में देखता सख्त अंदाज में बोला। और आप चाहते हैं कि मैं पछताऊं, वो इसे देखते इसी के अंदाज में बोली। फजूल बहस मत करो मेरे साथ, अगर मुझे मना नहीं सकती तो दिमाग खराब मत करो। वो बात ही बदल गया। मैं दिमाग खराब नहीं करती, बल्कि मेरे प्यारे से शोहर तो कहते हैं कि मैं इतनी प्यारी हूँ कि मुझे कहीं बाहर निकलने ही नहीं चाहिए। ये ना हो कि मुझे किसी की गंदी नजर लग जाए। वो कभी प्यार में की गई यारम की बात को याद करते हुए बोली। फजूल बकवास करता है तुम्हारा प्यारा सा शोहर, इसका दिमाग ठिकाने लगाओ, इसके अंदाज पर यारम चिढ़कर बोला। मुझे कुछ भी कहें, लेकिन खबरदार, जो आपने मेरे शोहर के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तुम्हारे शोहर से कितनी मोहब्बत है ये तो इसे श्रीलंका के अस्पताल में ही पता चल गया था। यारम तंज करने से बाज ना आया। आप एक बार माफ नहीं कर सकते क्या, वो इसे देखते हुए मायूसी से बोली। मैं माफी मांगने से नहीं बल्कि मनाने से मानूंगा। रूह, तुम एक इंतहाई निकम्मी बीवी हो जो अपने शोहर की नाराजगी खत्म नहीं कर सकती। इसके बर्तन खत्म होने पर यारम कहता हुआ कमरे की जानिब चला गया। और आप एक बहुत गंदे हस्बैंड हो जो अपनी बीवी को सस्ता कर खुश होते हैं। आपको पता है मुझे मनाना नहीं आता तो आपको खुद ही मान जाना चाहिए, वरना, वो इसके पीछे आते हुए बोल रही थी, जबकि यारम तो इसी सिरे से नजरअंदाज किए हुए था। वो कमरे में आई तो यारम सो रहा था। वो भी खामोशी से इसके पास ही लेट गई, जब अचानक ही यारम ने इसे कमर से खींचकर अपने करीब कर लिया। इसकी अचानक हरकत पर इसने घूर कर यारम को देखा जो अपने आप को नींद में शो कर रहा था। वो काफी देर इसका चेहरा देखती रही, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर मुस्कुराकर आंखें बंद कर गई, क्योंकि यारम सचमुच में सो चुका था। और इसे सोता देखकर रूह के अंदर एक शरारत का कीड़ा जाग गया और वो अब इसके साथ मस्तियां करने लगी। कभी वो यारम की नाक को छेड़ती तो कभी इसके डिंपल में उंगली डालती तो कभी पूरे चेहरे पर उंगली से लकीरें खींचती, जबकि यारम सुकून से पड़ा किसी चीज का असर नहीं ले रहा था। पता नहीं कितने सालों की नींद आज ही पूरी कर रहा था। इसको जगाकर वो अपना सुकून बर्बाद नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो इस वक्त याराम से बात करना चाहती थी, इसके साथ वक्त गुजारना चाहती थी, लेकिन वो तो सुकून से खुद को सुकून पहुंचाकर सो गया था। काफी देर मस्तियां करने के बाद वो छत को घूरने लगी, जब अचानक यारम ने इसे हाथ थाम कर अपने चेहरे पर रख दिया। करती रहो, अच्छा लग रहा है, वो बंद आंखों से बोला। आप जाग रहे हैं, मैं बोर हो रही हूँ, पहले उठें बातें करें मुझसे, वो हुक्म दे रही थी। तुम्हारे मुंह लगने का मेरा कोई इरादा नहीं, वो बंद आंखों से बोला। वाह क्या बात हुई, जब अपना मतलब था तब लग गए, और अब जब मैं कह रही हूँ तो आपका इरादा नहीं। तुम इस तरह से मुंह लगने का कह रही हो, वो आंखें खोलकर इसकी बात को अपने अंदाज में लेते हुए बोला। अगर पहले बता देती तो तुम इस तरह से मुंह लगने की बात कर रही है तो मैं कब का मुंह लग चुका होता। वो इसका चेहरा हाथों में थामते हुए अपने होंठ इसके होंठों के पास ले गया। मेरा ये मतलब नहीं था, मैं बातें करना चाहती हूँ आपसे, वो जल्दी से बोली, लेकिन मेरा अब यही मतलब है, और बात मैं तुमसे नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुमसे नाराज हूँ। ये सब करते हुए नाराजगी याद नहीं रहती, वो मुंह बनाकर पूछने लगी। नहीं, मुझे बस अपने मतलब की चीजें याद रहती हैं, बाकी मैं तुमसे नाराज हूँ तो पहले मनाओ मुझे और फिर जो चाहे कर लो, वो सुकून से कहता इसके लबों पर झुककर इसे बेसुकून कर गया। कैसे मनाऊं आपको, ये भी बताएं ना, कैसे खत्म होगी आपकी ये नाराजगी। अपने लबों को आजादी मिलती, रूह ने पूछा। इससे पहले कि वो दोबारा इसके होंठों पर झुकता, रूह इसके होंठों पर हाथ रख चुकी थी, जो यारम ने आराम से अपने हाथों में कैद कर लिए। आइंदा ये हरकत मत करना, इसका हाथ थामकर वो दोबारा इसके होंठों पर झुक गया। इस बार अंदाज में शिद्दत थी। शायद इसकी किसने ना करने देने की कोशिश यारम को पसंद ना आई थी, तभी तो वो बदले पर उतर आया था। उफ, आपकी ये नाराजगी मेरी समझ से बाहर है,
वो हार कर बोली, अब इस नाराजगी के चक्कर में तुमसे महरूम नहीं हो सकता। होंठों के बाद इसके चेहरे के एक एक नक्श को चूमता वो आहिस्ता से बोला, कैसे मनाऊं ये भी तो बताए ना, शोहर को कैसे मनाया जाता है। मुझे नहीं पता, मेरे शौहर मुझसे नाराज़ नहीं होते, वो फ़ख्र से भूरी थी, शायद यही बात सुनकर वो मान जाए। मैं तो हूँ, वो कहकर इसका दुपट्टा उतारकर वो दूर फेंक चुका था और अब आहिस्ता-आहिस्ता वो इसके नाज़ुक वजूद पर हावी होने लगा था। रूह खामोशी से इसकी बाहों में समा गई, अब इसे मज़ीद खुद से नाराज़ करने का कोई इरादा न था। इसके बिना मज़म्मत माने जाने पर यारम का डिंपल नुमाया हुआ, जो वो नाराज़गी की वजह से फ़ौरन छुपा भी गया, लेकिन रूह ने देख लिया था, तभी वो मुस्कुराती हुई इसकी मनमानी अपने नाज़ुक से वजूद पर सह रही थी। वो कब से बैठी यारम को मनाने का प्लान सोच रही थी, जो साफ कह चुका था कि अब वो अपने आप नहीं मानेगा, बल्कि रूह को पापड़ बेलने होंगे। वो क्या करे, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लैला और मासूमा तो इसे मशवरा देती थी कि कानों से धुआं निकलने लगा था। इनसे तो वो मशवरा लेने का सोच भी नहीं सकती थी। जब दिमाग में शारिफ से मशवरा लेने का ख्याल आया, लेकिन इनसे ही लिए मशवरों की सज़ा वो भुगत रही थी। याद आते ही प्लान चेंज कर लिया। यारम, आप एक बार मान जाएँ, वादा कभी आपको नाराज़ नहीं करूँगी, वो दिल से बोली और फिर ज़हन में शारिफ ही आया। मुझे शारिफ भाई से ही बात करनी होगी। वो उठकर रूम में आई, वहाँ से यारम का फ़ोन लिया। अपना फ़ोन तो इसका इसी दिन ही गुम हो गया था जब ये हादसा पेश आया था, और इसके बाद इसने फ़ोन लेने का ख़्याल भी नहीं आया। इन कुछ दिन लोगों ने नंबर इसे ज़बानी भी याद थे और फ़ोन में सेव भी थे, इसीलिए इसे किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। शारिफ का नंबर सामने आते ही इसने फ़ौरन कॉल की थी। यारम का नंबर देखकर पहले तो अच्छा खासा परेशान हुआ, लेकिन रूह की आवाज़ सुनकर इसे ज़रा सुकून मिला। रूह, तुम ज़िंदा हो? इसकी आवाज़ सुनकर शारिफ ने पहले सवाल यही किया था। जी ज़िंदा हूँ, लेकिन यारम की नाराज़गी मेरी जान ले लेगी, मदद करें मेरी, वो परेशानी से बोली। मैं क्या मदद करूँ रूह? यारम ने तुमसे मिलने पर भी पाबंदी लगा दी है, शारिफ ने अपना दुखड़ा सुनाया। कोई बात नहीं, फ़ोन पर ही मदद कर दें, वो मासूमियत से बोली। रूह, तुम इसकी नाराज़गी को मज़ाक मत लो, अपनी मस्तियाँ ना छोड़ो और इसे बहुत सा तंग करो। यारम को तुम्हारा हर अंदाज़ पसंद है, वो मान जाएगा। इसका मशवरा रूह को कुछ ख़ास समझ नहीं आया था, लेकिन रूह ने हामी भर ली। अच्छा रूह, अगर यारम का ऑफ़िस आने का कोई इरादा है तो प्लीज़ ऐसा मत होने देना, वरना वो मेरा कत्ल कर देगा। ऑफ़िस काफ़ी गंदा हो रहा है, यारम ने अगर ऑफ़िस का ये हाल देखा तो मेरी जान ले लेगा। प्लीज़ इसको घर पर ही रखना, मैं कल तक ऑफ़िस की सफाई करवा लूँगा, प्लीज़। वो मिन्नतें कर रहा था। उफ़! आप मर्द लोग कितने गंदे होते हो, मर्दों को मेरे यारम की तरह सफाई पसंद होना चाहिए, वो फ़ख्र से बोली थी। यारम को सच में गंदगी से इंतहा की नफ़रत थी। अगर इसका ऑफ़िस ज़रा-सा गंदा होता, शारिफ की शामत आ जाती। और रूह को तो खुद सफाई का शौक था, इसकी यारम की नेचर के हिसाब से इसने सब कुछ अच्छे से सँभाल लिया था। शारिफ को यकीन दिला के कि वो यारम को ऑफ़िस नहीं आने देगी, वो यारम को मनाने के लिए इसकी पसंद की डिश बनाने लगी। जब इसे अपने प्यारे से शौहर को मनाना था, जो पहली बार बहुत मुश्किल काम लग रहा था। रूह, मेरा फ़ोन कहाँ है? वो एकदम तैयार बाहर निकला तो अपने फ़ोन रूह के हाथ में देखा। आप कहीं जा रहे हैं? यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं, तुम मुझे मना नहीं रही हो। वो इसे देखते हुए अपना फ़ोन ले चुका था जब इसे अपने मासूम भाई की याद आई। अगर यारम ऑफ़िस जाता तो शारिफ बेमौत मारा जाता। यारम, मैं मना लूँगी ना, आप प्लीज़ मत जाएँ, वो मिन्नतें करने लगी। यारम प्लीज़ मत जाएँ ना, काम पर आज तो आपको बहुत सारा आराम करना चाहिए, अभी आपको आराम की ज़रूरत है। वो इसके पीछे-पीछे आती इसे मना रही थी। मैं घर पर बोर हो रहा हूँ, मेरी बीवी एक बहुत ही बोरिंग इंसान है। यारम ये कहते हुए आगे बढ़ गया। नहीं हूँ मैं बोरिंग, प्लीज़ मत जाएँ, वो मिन्नतें कर रही थी कि अगर वो ऑफ़िस चला जाता, यारम ने शारिफ का वो हाल करना था कि सारी ज़िंदगी याद रखता। एक तो पहले ही वो इसकी नाज़ुक-सी नाक का बेड़ा गर्क कर चुका था और इसके मासूम से मामू का बाजू भी तोड़ आया था, और ना जाने अब क्या-क्या तोड़ने वाला था। वो अपने और मामू और भाई की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल में नहीं डाल सकती थी। यारम, क्या आप अपनी इतनी प्यारी बीवी की बात भी नहीं मानेंगे? वो इसके गले में बाहें डालती इसके बेहद करीब आ चुकी थी। मेरी बीवी बहुत ही निकम्मी है, अपने शौहर को मनाना भी नहीं आता इसको, इसलिए मैं इसकी बात मानने के लिए भी बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। वो इसका नाज़ुक सा बाजू अपने गले से हट निकाल कर बोला। अरे आप मौका तो दें, रूह की ज़बान पर बेइख्तियार फिसली और तेज़ी से इसके गले में वापस बाहें डालते हुए यारम के शर्ट का बटन खोलने लगा। जिससे जहाँ रूह की चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही थी, वहीं यारम के चेहरे पर जानलेवा मुस्कुराहट आ रुकी। वो अपने शर्ट से लटकते हुए बटन को तोड़कर इसकी नाजुक सी कमर में अपना हाथ डाल गया। तो मेरी प्यारी सी बीवी चाहती है कि मैं इसे मौका देकर अपना रेप करवाऊं, पर और कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना रहूं। वो अपने खुले गरेबान को देखकर शरारत से बोला, जबकि
रूह की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे ही रह गई। ओके, क्या याद करोगी? तो दिया तुम्हें मौका, वो एहसान करने वाले अंदाज में बोला, जबकि इसकी मुस्कुराहट ने रूह को घबराने पर मजबूर कर नहीं चाहिए मौका, वो जल्दी से बोली, लेकिन वो मैं तो अब मौका दूंगा। चलो इस बार मना लो मुझे। वो आंख दबाता इसका नाजुक सा वजूद बाहों में लिए सोफे पर आ बैठा। अजीब जबरदस्ती है, मुझे मौका नहीं चाहिए, वो जल्दी से कहती, इससे जान छुड़ाना चाहती थी क्योंकि इसका मूड बदल गया था। जब से यारम वापस आया था इसकी जान मुश्किल में डाली हुई थी, इसे एक पल को सुकून नहीं लेने दिया था। और अब वो इसके होठों का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करके परेशान हो चुकी थी, जबकि यारम तो हमेशा की तरह अब मुकम्मल मदहोश हो चुका था। वो इसे ना तो कुछ कहने दे रहा था और ना ही उठने दे रहा था, जबकि रूह ये सोचकर आधी हुई जा रही थी कि यारम इसके बारे में क्या सोच रहा होगा। क्या इसे लग रहा होगा कि शर्ट के बटन तोड़ने वाली हरकत इसने जानबूझकर की है? लेकिन वो तो एहसास नहीं चाहती थी, वो तो सिर्फ अपने भाई को बचाना चाहती थी यारम के कहर से, लेकिन खुद फंस गई। जबकि यारम जब बाहर आया तो इसको अपनी मेरी सोचों में मसरूफ देखा, लेकिन वो सोच रही है कि वो इसे कैसे मनाए। यारम इसे मजीद तंग करने के लिए ऑफिस जाने का बहाना करने लगा और इसकी सोच के एन मुताबिक वो इसे ऑफिस नहीं जाने दे रही थी। इसकी शर्ट का बटन शर्ट पहनते हुए ही टूट चुका था और अब वो इसे रूह के पास लेकर जाने वाला था ताकि इसे रूह जोड़ते हुए इसके बेहद करीब आ जाए। इसे रूह को तंग करने में बहुत मजा आ रहा था। वो इसे रूठा हुआ था और वो इसे मनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, और इसी दौरान इसकी मन मस्तियाँ, मनमानियाँ, इसकी गुस्ताखियाँ सब खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी। यहाँ तक कि इसकी नाराज़गी दूर करने के लिए इसके एक इशारे पर इसके करीब दौड़ी चली आती। यारम को अब इस पर तरस भी आ रहा था, लेकिन इसके करीब आते ही यारम खुद पर काबू खो देता और अपनी शिद्दत लुटाने लगता। अभी तो इसकी जुदाई की बेकरारियां भी खत्म नहीं हुई थी। वो दिन याद करते ही इसे रूह की तलब पूरी शिद्दत से महसूस होने लगती। वो इतनी वक्त करे बगैर रहा कैसे, ये सोच इसे खुद भी परेशान कर रही थी, और अब तो वो इससे एक लम्हे की दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और न ही वो इसे खुद से दूर जाने दे रहा था। वो सब लोग मिलकर ऑफिस का कोना-कोना चमका चुके थे और अब शारिफ और खिज़र पुरसुकून होकर ऑफिस में आकर बैठे। रूह ने ना जाने यारम को कैसे रोका होगा, लेकिन इसका ना आना फ़ायदेमंद साबित हुआ था। इसके ना आने की वजह से शारिफ के साथ-साथ ऑफिस के बाकी लोगों की भी जान बच गई थी। अभी नहीं सुकून से बैठ गए तो थोड़ी देर ही हुई थी कि सारिम इनके सर पर सवार हुआ। हाथ में अरेस्ट वारंट था जो यकीनन शारिफ के नाम का था, क्योंकि कल रात एक दोस्त से शर्त जीतने के चक्कर में इसने ट्रैफिक पुलिस वाले का वॉलेट चुराया और भाग गया। थोड़ा आगे जाकर इसने वॉलेट को ही ज़मीन पर फेंक दिया और वो शर्त जीत गया। लेकिन इसकी ये हरकत सारिम के एक दोस्त साथी पुलिस वाले से छुपी नहीं रह सकी और वो शारिफ को भी पहचान गया। चश्मदीद गवाह होने की वजह से शारिफ अच्छा खासा फंस चुका था और अब सारिम इसके सर पर सवार था। यारम की मौत की खबर झूठी निकलने के बाद सारिम ने अब बस एक मौके की तलाश में था। इसे बस एक बहाना चाहिए था। इतनी आसानी से तो वो इन लोगों को भी माफ करने वाला नहीं था। वो बेचारे तो सारिम नामी इस मुसीबत को भूल ही गए थे, लेकिन अपना दीदार करवा कर सारिम ने इन्हें वापस हकीकत की दुनिया में आया था। और अब वो शारिफ का क्या हाल करने वाला था ये तो वो जानता था। या फिर शारिफ, देखो इंस्पेक्टर, मैं रह कर वरना सीधे हाई कोर्ट जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ, शारिफ इसे धमकी देते हुए बोला, जबकि वो तो इसे घसीट कर ले जा रहा था। और फिर जाते जाते खिजर के कान से भी निकाल दिया कि तुम अपनी खैर मनाओ, इस बार मैं तुम्हें भी छोड़ने वाला नहीं। बचपन की दोस्ती भाड़ में। वो इसके इरादे खिज़र को भी काफ़ी खतरनाक लगे थे। वो कब से इसके हसीन चेहरे को देख रहा था, साथ ही साथ इसका हाथ रूह के बाल सहला रहा था। इसे पता था कि वो जाग रही है, लेकिन फिर भी आंखें बंद थी। यारम की सारी नाराज़गी हवा हो चुकी थी। इसकी रूह ने इसे मना लिया था। यार भूख लगी है, वो आहिस्ता से मिनमिनाई और इसके करीब से उठने की कोशिश की। इसका इरादा किचन में जाकर कुछ बनाने का था, लेकिन इससे पहले ही यारम ने इसे रोक लिया। मेरे बच्चे को भूख लगी है, मैं खुद अपनी जान के लिए कुछ अच्छा सा बना के लाता हूँ, तो प्यार से इसके माथे पर बोसा लेता हुआ बोला। तो रूह मुस्कुराई। इसका प्यार सा अंदाज रूह ने इसे मना लिया था। इसने पुरसुकून से सांस ली और अपना सर तकिया पर रखा। अब रूह खुश थी, वो इसे मनाने में कामयाब हो चुकी थी। वो इसका यारम मान गया था और अब इसे और कुछ नहीं चाहिए था। यारम बहुत प्यार से इसके लिए कुछ बना रहा था। फिर यूट्यूब से टिप लेने का सोचते हुए फ़ोन उठाया, लेकिन फ़ोन अनलॉक करते ही शारिफ की कॉल रिकॉर्ड देखी और सोचा कि इसने आजकल ये फिर वापस आने के बाद शारिफ को फ़ोन तो नहीं किया, तो फिर ये आज की कॉल रिकॉर्ड की क्यों शो हो रही है।
शायद रूह ने कॉल की होगी, वो रिकॉर्ड ऑन करते हुए सोच रहा था। वो जानता था कि शारिफ इसकी नाराज़गी की वजह से काफ़ी परेशान है। कल यारम ने इसका काफ़ी बुरा हाल किया था। लेकिन इसे यकीन था कि शारिफ इसकी रूह को कभी कोई मशवरा नहीं देगा। फ़ोन से शारिफ और रूह की गुफ्तगू सुनते हुए साथ-साथ अपना खाना भी बना रहा था और जैसे-जैसे सुन रहा था इसका चेहरा लहू झलकने लगा। रूह इसकी और इस अपनी इतनी पर्सनल बातें शारिफ को बता चुकी थी और इससे मशवरा माँग रही थी कि वो यारम को कैसे मनाए। रूह इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है? गुस्से से इसका पारा हाई हो गया था। इसने हाथ में पकड़ा हुआ बाउल पूरी शिद्दत से ज़मीन पर दे मारा, जिसकी आवाज़ सुनकर फ़ौरन कमरे से बाहर आ गई थी। क्या हुआ यारम, कुछ गिर गया है क्या? आपको चोट तो नहीं लगी? फ़िक्रमंदी से बोलती इसके पास आई। इसे सामने देखते हुए यारम इसके शाने थामकर इसे दीवार के साथ लगा चिपका था। इसका अंदाज़ इंतहाई जारहाना था। तुम मेरे जज़्बात कभी नहीं समझ सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी और अपनी पर्सनल लाइफ़ किसी तीसरे से शेयर करने की? अब कोई तीसरा तुम्हें बताएगा कि तुम्हें अपने शौहर को कैसे मनाना चाहिए? तुम एक इंतहाई बेवकूफ़ और कम अक्ल लड़की हो। तुम बस मेरे जज़्बात के साथ खेल सकती हो, कभी मेरी मोहब्बत की कदर नहीं कर सकती। वो इसे पीछे धक्का देता ही वहाँ से निकल गया। आज रूह की इस हरकत में यारम को सच में बहुत हर्ट किया था। वो तेज़ी से यारम के पीछे भागते हुए कमरे तक आई और काफ़ी देर कमरे का दरवाज़ा खटखटाती रही। लेकिन यारम ने दरवाज़ा नहीं खोला। इसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यारम इस हद तक खफ़ा हो जाएगा और अब इसे भी यही लग रहा था कि ये इन दोनों का बेहद पर्सनल मैटर था, जिसमें किसी तीसरे को नहीं लाना चाहिए था। इसे शारिफ से मशवरा लेना ही नहीं चाहिए था। ये बात वो किचन काउंटर पर रखे फ़ोन की रिकॉर्डिंग से पता लगा चुकी थी कि यारम की ये बात कहाँ से पता चली, लेकिन अब वो क्या करेगी? अभी से मनाए हुए वक़्त ही कितना हुआ था। वो फिर से नाराज़ हो गया और इस बार तो वो सच में सीरियस वाला नाराज़ हो गया था। शाम को वो कमरा खुद ही अनलॉक करके आई थी। कमरे में अंधेरा था, जबकि सिगरेट की स्मेल ने अंदर आते ही इस पर काफ़ी बुरा असर छोड़ा था। इस वक़्त वो सर से पैर तक इसकी पसंद बनी थी। इसके बदन पर मौजूद हर चीज़ यारम की पसंद की थी, जो खुद इसके लिए लाया था और अक्सर इसे पहनने के लिए भी कहता, लेकिन वो साड़ी में खुद को अनकंफर्टेबल महसूस करती थी। यारम का कहना था कि रूह सिर्फ इसके सामने ये लिबास पहने, लेकिन रूह ने इसकी फरमाइश कभी पूरी नहीं की थी। लेकिन इसको मनाने के लिए वो खुद बिना इसके बोले इसकी पसंद में ढल कर आई थी। डार्क रेड साड़ी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से लंबे स्याह बाल इसे किसी दूसरी जहाँ की परी बना रहे थे और फिर डार्क रेड कलर की लिपस्टिक ने अपना ही जलवा बखेरा था। यारम ने एक नज़र इसकी तैयारी देखी, फिर झुककर सिगरेट सुलगाने लगा। शायद वो मानना ही नहीं चाहता था या रूह को इस वक्त देखने का ख्वाहिशमंद ही नहीं था। वो इससे नजरें फेर कर बाहर जाने लगा, लेकिन रूह ने रास्ता रोक लिया। इतने खफा हो गए कि मुझे देखेंगे भी नहीं, वो मासूमियत से कहती। बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन आज इसका ये रूप यारम का दिल धड़का नहीं रहा था बल्कि जला रहा था। रास्ते से हटो। किससे ये सस्ता मशवरा लेके आई हो? किस किस को सुनाकर आई हो कि तुम्हारे शौहर तुमसे खफा है और इसे मानने के लिए तुम्हें कोई मशवरा चाहिए? वो कब का तपा बैठा था। मैंने किसी से मशवरा नहीं लिया, मैं खुद आपको मनाने आई हूँ। वो यकीन दिला रही थी, जो यारम को न आया। वो इसकी बात पर तंजिया मुस्कुराहट लिए बाहर निकल गया, जबकि रूह उसके पीछे भागती हुई आई। वो इस पर एतबार नहीं कर रहा था, लेकिन रूह को तो इसे मनाना था, वो भी अपने पास से। इसने गलती की थी, इसे ये बातें शारिफ या किसी और को नहीं बतानी चाहिए और वो शर्मिंदा थी। अब वो अपने यारम को मना लेना चाहती थी, जो काफ़ी मुश्किल था। वो अपनी साड़ी संभालती बाहर म्यूजिक सिस्टम के पास आई ताकि यारम की पसंद का कोई रोमांटिक गाना लगाकर इसे मनाए, लेकिन यारम तो ज़्यादा गाने सुनता ही नहीं था। कोई बात नहीं, कोई भी अच्छा सा लगा लेती हूँ, वो खुद से कहती। कोई भी गाना प्ले करके यारम की तरफ आई, जो सोफे पर बैठा आंखें बंद किए सिगरेट पर सिगरेट सुलगा रहा था। वो बिल्कुल इसके पास आ गई और सोफे के पीछे खड़ी इसको देखने लगी। चाहा था तुम्हें, पाया है तुम्हें, मांगा था तुम्हें, पाया है तुम्हें, सीने से लगा लो मुझको, जज्बात नहीं है बस में। जज़्बात नहीं है बस में, ये रात नहीं है बस में। इसके बिल्कुल करीब इसके सीने पर हाथ रखती इसे अपनी तरफ मुतवज्जह करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज तो जैसे हर चीज़ अहम नहीं थी सिवाय रूह के। यारम वहाँ से भी उठकर बाहर जाने लगा, लेकिन इससे पहले ही रूह इसका हाथ थामकर इसको बेहद नज़दीक आ चुकी थी। फिर चमक उठी मेरी बिंदिया, फिर उड़ने लगी मेरी नींदिया, फिर मौसम आए सुहाने, फिर सावन लगा है गाने। न जाने कब तक बरसे, बरसात नहीं है बस, जज़्बात नहीं है बस में, ये रात नहीं है बस में। रूह अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करके इसके लबों को अपने लबों से छूने ही वाली थी कि यारम ने इसे धक्का देते हुए खुद से बेहद दूर कर दिया। इसी शिद्दत से ये हरकत की थी कि रूह सोफे पर जा गिरी। क्यों कर रही हो तुम ये सब कुछ? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मुझे नहीं चाहिए ये सब?
और इस बार किस से आइडिया ले आई हो ये सब कुछ करने का? ये सब लैला ही कर सकती है। इसी के मशवरे पर चल रही हो ना तुम? वो इंतहाई गुस्से से इसके पास आया था। रुक, कभी तो मुझे समझने की कोशिश करो। क्यों तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ किसी तीसरे के बगैर चाहता हूँ? मैं तुम्हारे और अपने बीच किसी की मुदाखलत नहीं बर्दाश्त कर सकता। क्यों तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती कि मुझे पसंद नहीं है मेरी और अपनी पर्सनल लाइफ तुम किसी और के साथ शेयर करो? वो इंतहाई गुस्से से बोल रहा था, जबकि रूह की आंखों में नमी तैरने लगी। आप मेरे यारम नहीं हैं, आप कोई और हैं। मेरे यारम मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकते। न जाने यारम अभी गुस्से में क्या क्या बोलने वाला था, लेकिन रूह के अल्फाज ने इसे खामोश कर दिया। आप नहीं हैं मेरे यारम। जब से यह हादसा पेश आया है मेरे यारम कहीं खो गए हैं। आप कभी मेरे यारम की जगह नहीं ले सकते। वो कभी अपनी रूह को यूं खुद से दूर नहीं कर सकते। आप नहीं हैं मेरे यारम। वो बुरी तरह से रोते हुए वहां से उठकर भाग गई, जबकि यारम पहले तो कितनी देर इस रास्ते को देखता रहा जहां से वो भाग कर गई थी। इसके आंसू, इसकी तकलीफ की यारम को परवाह थी, लेकिन ये रूह का मशवरा नहीं हो सकता था। वो कभी भी ये सोच नहीं सकती थी, लेकिन वो यारम को मनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। तो क्या ये सब कुछ रूह ने अपनी मर्जी से किया? वो अपनी फ़ोन निकाल कर लैला को कॉल करने लगा। यारम का फ़ोन आता देख लैला ने परेशानी से फ़ौरन ही फ़ोन उठा लिया। लैला, बेहतर होगा कि तुम अपनी ज़िंदगी पर तवज्जो दो। वो मेरी रूह और के बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने मैटर्स खुद हल कर सकते हैं। आइंदा तुम मुझे रूह को मशवरा देती नज़र ना आओ, वरना तुम दोनों की मुलाकात ही बंद कर दूँगा। वो इंतहाई गुस्से से बोला था, यारम क्या हो गया है तुम्हें? मैंने कब रूह को कोई मशवरा दिया है? मेरी रूह से कोई बात नहीं हुई है। झूठ बोलना बंद करो लैला। अगर तुम्हारी रूह से बात नहीं हुई तो ये सब कुछ क्यों कर रही है वो? वो इसकी बात काट कर बोला, यारा मुझे क्या पता वो क्या कर रही है और क्या नहीं। मेरी इससे बात कैसे हो सकती है जबकि इसका फोन ही गुम हो चुका है? पहले वो यहाँ पर भी तो तुम हम आमने सामने बात कर लेते थे, लेकिन जब से वो तुम्हारे साथ गई है मेरे इसके साथ कोई राब्ता नहीं है। बस शारिफ ने सुबह बताया था कि इसने रूह से तुम्हारे फोन पर बात की है। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानती यारम। मैंने रूह को कोई मशवरा नहीं दिया और ना ही मेरी इससे बात हुई है। और मेरी तो क्या, शारिफ के अलावा इसके किसी और से भी बात नहीं हुई। अभी लैला ना जाने अपनी सफाई में क्या क्या कहने वाली थी कि यारम फोन बंद कर दिया था। हो गया बेड़ा गर्क। मतलब ये सब कुछ मेरी शहजादी खुद से कर रही थी मुझे मनाने के लिए, और मैंने क्या किया? वो अपने सर पे हाथ मारता वो बंद दरवाजे की जानिब देखने लगा। रूह मेरी जान, मेरा बच्चा, प्लीज दरवाजा खोलो। वो दरवाजे के बाहर खड़ा कब से इसे आवाजें दे रहा था, जबकि वो कमरे में बैठी रोए जा रही थी। कितनी मेहनत से तैयार हुई थी इसके लिए, इसने क्या किया? कोई कैसे कर सकता है अपने मासूम सी बीवी के साथ ऐसा सलूक? नहीं हूँ मैं आपका बच्चा और ना ही मैं आपकी जान हूँ, और अब कभी आपसे बात नहीं करूंगी। आप मेरे यारम हो ही नहीं। अंदर से रोती हुई नीम नम सी आवाज आई, जिस पर यारम बेचैन हो गया। रूह, तुम नहीं आओगी तो मैं अंदर आ जाऊंगा, यारम ने हारते हुए कहा। खबरदार, जो आपने एक्स्ट्रा की से दरवाजा खोला, मैं सारी जिंदगी बात नहीं करूंगी आपसे। वो फौरन इसे धमकी देते हुए बोली, इतने बुरे लग रहे हैं ना आप मुझे इस वक्त कि आपका चेहरा देखने का भी दिल नहीं कर रहा, और ना ही मुझे आपका चेहरा देखना है। चले जाएं यहाँ से, अपने ऑफिस रूम में बैठकर सिगरेट पिए। इस सौतन को मुंह से लगाए, मेरे मुंह ना लगने की जरूरत नहीं। वो रूठी रूठी ऐसी बातें कर रही थी कि ना चाहते हुए भी यारम को हंसी आ जाती, लेकिन वो बिल्कुल भी हंसा नहीं था, क्योंकि इस वक्त उसे रूह को मनाना था। क्या हो रहा था ये सब कुछ? जब यारम मानता था तब रूह रूठ जाती, और जब रूह मानती तो यारम रूठ जाता। लेकिन यारम को इसे मनाने की बहुत सारे तरीके आते थे। उसे रूह के लिए किसी से मशवरे लेने की जरूरत हरगिज नहीं थी। इसको मनाने की हर कोशिश में नाकाम होने के बाद यारम ने मजबूर होकर डुप्लीकेट की से दरवाजा खोला था। इसको देखते ही वो मुंह फेर कर बैठ गई। उफ बेबी, आई एम सॉरी यार, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो। वो बेड पर बैठती थी और यारम जमीन पर बैठकर इससे माफी मांगने लगा। मैं नहीं करूंगी आपको माफ, आप बहुत गंदे हैं। मैं बात भी नहीं करना चाहती आपसे, जाए यहाँ से जाकर। वो सौतन सिगरेट पिए। वो गुस्से से बार बार सिगरेट को ही बीच में ला रही थी। अच्छा ना यार, नहीं पीता तुम्हारी सौतन को, वो शरारती अंदाज में कहता है। इसके दोनों हाथ थामने कर चूमने लगा। बस यही गलती माफ कर दो, इसके बाद कभी कोई गलती नहीं होगी, वादा करता हूँ। वो अपने कानों को हाथ लगाते हुए बोला तो रूह जरा नरम पड़ गई। खबरदार, जो आइंदा मुझसे इस तरह बात की या मुझसे खुद से दूर किया, और अब अगर कभी मुझसे नाराज हुए तो मैं पक्की वाली नाराज हो जाऊंगी। मुझसे नहीं होते ये मनाने वाले काम, मैं रूठूंगी और आप मनाएंगे हमेशा। मुझसे नहीं उठाए जाते आपके ये नखरे। वो गुस्से से देखते हुए बोली थी, जिस पर यारम ने फौरन हाँ में सर हिलाया। मेरी मजाल जो मैं तुम्हारे सामने नखरे दिखाऊं।
वो इसका चेहरा थामे इसके दोनों गाल को चूमते हुए प्यार से बोला, वैसे कौन सा गाना था वो? काफी हॉट लग रही थी, लेकिन तुमने साड़ी उतार क्यों दी? या आज पहली बार तो मेरी ख्वाहिश को पूरा किया था। यहाँ बड़े आए, आप देख ही कहाँ रहे थे मुझे? मैं ही पागल हुए जा रही थी आपको मनाने के लिए। वो बेहुदा लिबास पहन लिया और बाल भी खोल दिए। पता नहीं ये फिल्म में हीरोइन बाल के खोलकर नाच कैसे लेती है। मेरी तो सारे बालों मुंह में आ रहे थे। वो अपने बंधे हुए बालों को एक बार फिर से पीछे करते हुए बोली, ये प्रैक्टिस है मेरी जान, तुम भी प्रैक्टिस किया करो। तुम्हारा हीरो तो हर वक्त हाजिर रहता है तुम्हारे सामने सराहने के लिए, लेकिन तुम हीरोइन बनने की कोशिश ही नहीं करती। वो एक ही झटके में इसे बेड पर गिराता हुआ इसके ऊपर आ चुका था। मुझसे नहीं होते ये फिल्मी ड्रामे। अगर आपको मुझसे प्यार करना है तो ऐसे ही करें, और वैसे भी ये सब कुछ करना अच्छा नहीं होता। वो मुंह बनाकर बोली, बेबी, शोहर के सामने कुछ भी करना बुरा नहीं होता। एक लड़की अपने शोहर के सामने जैसे चाहे वैसे रह सकती है, और तुम्हारे तो किसी भी अंदाज पर मुझे इतराज नहीं। वो इसके दोनों बाजू अपने हाथों में कैद करता इसकी गर्दन पर अपने लब रख चुका था, और अब फिर वो खामोश हो गई और यारम मजीद मदहोश होने लगा। थोड़ी देर बाद इसे रूह की आवाज सुनाई दी, बस जरा सामान क्या जाऊं, बंदा बिल्कुल फ्री हो जाता है। वो नफी में सर हिलाती इस अंदाज में बोली कि यारम कहा लगा उठा, ये बंदा तो पहले दिन से ही तुम पर फिदा है और फ्री होने का तो हक हासिल है मुझे। वो कहता हुआ इस बार इसके लबों को अपना निशाना बना चुका था, जबकि वो आहिस्ता से अपने हाथ इसके हाथों से निकालकर इसके गिर्द लपेट गई। 6 माह गुजर चुके थे। मासूमा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जबकि 2 महीने पहले लैला के यहाँ 2 जुड़वा बेटियां पैदा हुई थी, जो लैला को तिगनी का नाच नचा रही थी। लेकिन खिजर अपनी बेटियों को पाकर बेहद खुश था, और आज मासूमा के यहाँ भी एक रोशन सितारा चमका था। वो इनको मुबारकबाद देने के बाद अभी अभी घर आए थे। रूह का तो आने का इरादा ही नहीं था, लेकिन यारम की गोरियों ने इसे आने पर मजबूर कर दिया। यारम, अब मुझे बेबी चाहिए। सबके पास बेबी हो चुका है, बस हमारा ही नहीं है। हमारा कब आएगा? वो इसके पीछे पीछे चलती हुई मासूमियत से कह रही थी, जबकि सोनू भी कदम कदम इनके साथ ही आ रहा था, और इसके हमारे बेबी कहने पर इसने भौंकते हुए एहसास दिलाया कि मैं यहीं पर हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन इस बार रूह को अपना बच्चा चाहिए था, कुत्ते का नहीं। तेरा नहीं ख्याल कि फिलहाल तुम एक बच्चे को हैंडल कर सकती हो? एक बार लैला और मासूमा का एक्सपीरियंस चेक करो, फिर हम अपने बच्चे के बारे में सोचेंगे। वो हमेशा वाला जवाब देता अपने ऑफिस में रूम में बंद हो गया। मतलब इस वक्त वो काम करने वाला था, इससे अब रात को ही बात होगी। रूह मुंह बनाते किचन में आ गई। आज इसने फैसला कर लिया था कि हर कीमत पर यारम से बात करके रहेगी। इसे अपना बच्चा चाहिए था किसी भी हाल में। रात यारम कमरे में आया तो इसका मूड काफी खुशगवार था। जिस प्रोजेक्ट पर वो कुछ अरसे से काम कर रहा था, आज वो मुकम्मल हो गया, और अब वो फिर से रूह को कहीं घुमाने फिराने लेकर जाने वाला था। लेकिन कमरे में आते ही इसे एक बार फिर से बच्चे की बातों में मसरूफ पाया। वो भी हंसते हुए इसके पास ही बैठ गया। आपने देखा शारिफ भाई का बच्चा कितना मासूम है, इसके हाथ कितने छोटे छोटे हैं। हमारे बच्चे के भी ऐसे ही होंगे ना? आपने इसे टच नहीं किया यारम। अगर आपने इसे टच किया होता तो इस लम्स को महसूस करके आपके अंदर भी अपने बच्चे की ख्वाहिश जरूर जागती। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कब तक वो बच्चों के बगैर रहने का इरादा रखता था। न्यूजीलैंड में तो वो खुद इस बच्चे के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब अचानक इसे क्या हुआ? इसे अब बच्चा क्यों नहीं चाहिए था? वो क्यों रूह को इनमेच्योर कहता? वो क्यों कहता कि वो एक बच्चा संभाल नहीं सकती? मेरी बात गौर से सुनना रूह, जब मुझे लगेगा अब हमारा बच्चा हो जाना चाहिए तब हो जाएगा, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि तुम एक बच्चे को संभाल सकती हो। तुम हमारी जिंदगी पर गौर करो, हमारे बारे में सोचो। जब अल्लाह ने बच्चा देना होगा दे देगा। वो इसका चेहरा बहुत प्यार से बोल रहा था, जबकि इसके जवाब पर वो नाराज होकर करवट बदल गई। लेकिन यारम ने इसे मनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। एक साल में 2 मेजर नर्वस ब्रेकडाउन झेलने के बाद इसकी सेहत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो इसके सेहत पर बच्चे का रिस्क लेता। पहली प्रेगनेंसी और फिर मिसकैरेज के बाद पैदा होने वाली पेचीदगियों से रूह की जान भी जा सकती थी। बच्चे की ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन इसे रूह से ज्यादा अजीज और कुछ नहीं था। अब इसके लिए रूह इसे ये गलत समझे या सही, इसे फर्क नहीं पड़ता था। इसे बस अपनी रूह की फिक्र थी, जबकि रूह सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि आखिर यारम बच्चों से इस हद तक खार क्यों खाने लगा है। मासूमा और लैला के बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे थे, इनकी शरारतें भी बढ़ने लगी थी। इनका ज्यादातर वक्त रूह के साथ ही गुजरता था। इसने खुद मासूमा और लैला से कहा था कि जब तक वो काम पर होती हैं वो अपने बच्चे इसके पास छोड़ सकते हैं, और ऐसा करने से रूह का वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा था। लेकिन यारम को लग रहा था कि इस तरह से वो एहसास कमतरी का शिकार हो रही है। और आज तो लैला ने ऐसी आग लगाई थी कि इसने भी इसे खूंखार निगाहों से देखा था। लैला ने इससे कहा था कि अब तुम्हें और यारम को भी एक बेबी प्लान कर लेना चाहिए,
اور اس کے بعد یارم اور روح کی اچھی خاصی لڑائی ہو گئی تھی۔ وقت تو جیسے پر لگ گئے تھے۔ 2 دن کے بعد لیلا کی بیٹیوں کی تیسری سالگرہ تھی، لیکن یارم کو اب تک یہ خیال نہیں آیا تھا کہ اب اسے اپنے بچے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وہ اسے یہ بھی کہہ چکی تھی کہ وہ کوئی معصوم چھوٹی سی بچی نہیں ہے جو بچہ نہیں سنبھال سکتی، لیکن یارم کے تو اپنے ہی اصول تھے۔ اب تو وہ یارم کی اس فضول ضد سے بھی تنگ آ گئی تھی۔ آخر وہ کیوں نہیں سمجھ رہا تھا کہ اس کے اندر ممتا کے احساس جاگ رہے تھے۔ ہر لڑکی کی طرح اس کے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہو چکی تھی کہ اب اس کا بھی ایک بچہ ہونا چاہیے، لیکن یارم تو جیسے اس کے جذبات سمجھنے سے ہی قاصر تھا۔ 2 دن سے یارم سے بات چیت بالکل بند تھی۔ آج وہ لیلا کی بیٹیوں کی برتھ ڈے پارٹی سے واپس آئی تو اسے اپنی طبیعت میں کچھ غیر معمولی محسوس ہوا، لیکن یارم سے ناراض تھی، اسی لیے اسے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ فی الحال وہ اسے احساس دلانا چاہتی تھی کہ وہ اس سے خفا ہے اور کیوں خفا ہے، لیکن یارم نے اس کی ناراضگی کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ بہت نارملی اس سے بات کرتا تھا جیسے کوئی بات ہوئی ہی نہ ہو۔ ابھی بھی اسے کمرے میں جانے کا کہہ کر وہ آفس روم میں چلا آیا، جبکہ وہ اپنے کمرے میں منہ پھلا کر چلی گئی۔ اس کی ناراضگی کو وہ بہت اچھے سے سمجھ رہا تھا، لیکن کچھ بھی بولا نہیں۔ وہ کافی پرسکون تھا۔ 1 ماہ پہلے وہ ڈاکٹر سے مل چکا تھا۔ ڈاکٹر اب روح کی کنڈیشن کافی بہتر بتا رہی تھی۔ اب ممکن تھا کہ اس کی ذہنی حالت اس پر برا اثر نہیں ڈالتی، لیکن پھر بھی وہ کسی قسم کا رسک لینا نہیں چاہتا تھا۔ روح کی ضد کے سامنے اب وہ بھی ہارنے لگا تھا۔ خضر اور شارف کے بچے دیکھ کر کہیں نہ کہیں دل میں اپنے بچے کی خواہش بھی انگڑائی لینے لگی تھی۔ پچھلے 3 سال سے روح کے پاس بس ایک ہی موضوع تھا اس سے لڑنے کے لیے۔ اب اسے کوئی بہانہ ہی نہیں دیتا تھا کہ لڑائی کرنے کا، ناراض ہونے کا، اور یہاں آ کر وہ خاموش ہو جاتی، کیونکہ اسے کہیں نہ کہیں یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ یارم بچہ کیوں نہیں چاہتا، اور پچھلے 3 سال میں وہ 10 بار اپنا مکمل چیک اپ کروا کے رپورٹس اس کے سامنے رکھ چکی تھی، لیکن یارم تو پھر بھی یارم تھا، وہ اسے منانے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اور اب جب روح اپنا زیادہ تر وقت لیلا اور معصومہ کے بچوں کے ساتھ گزارتی تو یارم کو بھی شدت سے احساس ہوا تھا کہ اب انہیں اپنے بچے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وہ جب بھی گھر واپس آتا تو روح کا موڈ اچھا ہوتا۔ وہ اس کی ساری باتیں لیلا اور معصومہ کے بچوں کے بارے میں ہی کرتی تھی، اور انہی سب باتوں کے اینڈ پر وہ کہتی کہ کاش ہمارا بھی بچہ ہوتا تو وہ رات کو میرے پاس ہی رہتا، میں اسے اپنے پاس سلاتی۔ اور یہی سب باتیں یارم کو بھی اچھی لگتی تھیں۔ اس کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں بچے کی خواہش تھی جو زبان پر نہیں لاتا تھا۔ اب تو پچھلے 1 مہینے سے روح اسے خوب ناراضگی دکھا رہی تھی، کبھی وہ مان جاتی، کبھی پھر سے ناراض ہو جاتی۔ اس بیچاری کا بھی یارم کے علاوہ اور کون تھا، اس لیے یارم سے روٹھنا اس کے بس سے باہر تھا، اور اس معاملے میں بھی یارم بھی ذرا سخت طبیعت تھا، وہ اسے اپنے آپ سے زیادہ دیر روٹنے نہیں دیتا تھا۔ رات کو کمرے میں آیا تو روح کو واش روم میں وہ میٹنگ کرتے دیکھا۔ وہ پریشانی سے اس کے پاس آیا تھا۔ روح میری جان، تم ٹھیک تو ہو؟ تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے، میں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں، وہ اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے بولا۔ وہ جو اس سے کافی ناراض تھی، اس کی فکر مندی پر اسے دلاسا دینے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ کیا ہے نا، لیلا نے مجھے اورنج جوس پلایا تھا، جس کے بعد سے نا مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا اب میں ٹھیک ہو جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں۔ وہ اس کا سہارا لیتی باہر بیڈ تک آئی تھی۔ نہیں روح، تمہیں بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے، اور جوس سے ایسا کچھ نہیں ہوتا، تمہاری طبیعت خراب ہے، میرے خیال میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس چلے جانا چاہیے، یارم فکر مندی سے بول رہا تھا۔ اچھا بابا، صبح چلوں گی، ابھی مجھے سخت نیند آ رہی ہے، وہ ہار مانتے ہوئے بولی، کیونکہ جانتی تھی کہ یارم اتنی آسانی سے اس کی جان نہیں چھوڑنے والا۔ ٹھیک ہے، لیکن صبح میں تمہیں خود لے کر جاؤں گا، میرے جانے کے بعد تم چیٹنگ کرو گی، جاؤ گی ہی نہیں۔ اس معاملے میں تو ویسے بھی یارم کو اس پر بھروسہ نہیں تھا۔ روح سے گھور کر رہ گئی، اس میں آج بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اکیلی گھر سے باہر نکلتی۔ شاپنگ کے لیے لیلا اور معصومہ اسے باہر لے کر جاتی تھی، اور گھومنے پھرنے، لنچ یا ڈنر پر یارم اسے اپنے ساتھ لے کر جاتا۔ وہ آج بھی اتنی ہی بزدل تھی جتنی کہ پہلے۔ یارم کی روح آج بھی ویسی ہی تھی، لیکن اسے کوئی کمزور نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ لڑتی نہیں تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ لڑنا جانتی نہیں تھی۔ اپنی زندگی میں کسی قسم کا کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ دکھ، تکلیف یا پریشانیوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ وہ ہر قسم کے حالات کو فیس کر سکتی تھی، لیکن وہ یہ سب کچھ تب کرتی جب یارم اس کے ساتھ نہ ہوتا، لیکن وہ تو ہر قدم پر اس کے ساتھ تھا، ہر پل اس کے ساتھ چلتا۔ وہ کیسے اپنی روح کو اکیلا چھوڑ دیتا؟ روح کے راستے میں آنے والی ہر مصیبت کو پہلے یارم جیسی چٹان کا سامنا کرنا تھا، اور یارم کو یقین تھا کہ اس کے بعد بھی اس کی روح اکیلی نہیں ہوگی۔ خضر، شارف، صارم سب اس کے ساتھ تھے، اور کہیں نہ کہیں وہ بھی
हाँ, अब इसे ये डर नहीं था कि इसके जाने के बाद इसकी रूह अकेली हो जाएगी। इसे पता था कि इससे जुड़े रिश्ते इसकी रूह को महफूज़ रखेंगे, इसकी रूह की हिफ़ाज़त करेंगे। बहुत-बहुत मुबारक हो, शी इज़ प्रेग्नेंट। डॉक्टर रूह का मुकम्मल चेकअप करने के बाद यारम से कहने लगी, जबकि रूह कभी डॉक्टर तो कभी यारम की जानिब देख रही थी। इसे तो सामने वाली की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। यारम, डॉक्टर ने अभी भी क्या बोला? वो डॉक्टर को नज़रअंदाज करती यारम से पूछने लगी। वही जो तुमने सुना रूह, यारम मुस्कुराकर बोला। यारम, मतलब हमारा बेबी, मतलब हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, मेरा और आपका यारम, मेरा अपना बेबी जो 24 घंटे मेरे पास रहेगा और रात को सोएगा भी मेरे पास। वो बच्चों की तरह खुश होती इसकी शर्ट को झंझोड़ चुकी थी, जबकि यारम ने एक नज़र डॉक्टर की जानिब देखा जो चेहरा नीचे झुकाए मुस्कुराए जा रही थी। बेबी, वही हमारा अपना बेबी आने वाला है, वो हँसते हुए बोला तो रूह बेख्तियार ही इसके सीने से आ लगी। यारम, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, मेरा बेबी दुनिया में आने वाला है, मैं इसका बहुत ख़्याल रखूँगी, मैं इससे बहुत प्यार करूँगी, वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, देखिएगा आप, मेरा बेबी सबसे प्यारा होगा। वो ख़यालों की दुनिया में न जाने कहाँ से कहाँ निकल चुकी थी, जबकि यारम जहाँ इसकी बात पर मुस्कुरा रहा था, वहीं इसकी नम आँखों ने इसे परेशान कर दिया। यारम, इस बार हम अपने होने वाले बेबी का बहुत ख़्याल रखेंगे, कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे, सब कुछ अच्छा-अच्छा होगा, इस बारे में कुछ भी बुरा नहीं होने दूँगी। पहली खुशी को याद करते हुए इसकी आँखें नम होने लगी थी। यारम ने आहिस्ता से इसके आँसू साफ़ किए, इस बार कुछ भी गलत नहीं होगा, हम दोनों अपने बच्चे को इस दुनिया में वेलकम करेंगे। हम दोनों मिलकर इसका ख़्याल रखेंगे, इसे प्यार करेंगे और वो हमारा बेबी होगा, पर हमेशा हमारे पास रहेगा। इसका हाथ चूमते हुए इसने डॉक्टर की जानिब देखा और वो इनका शुक्रिया अदा करते हुए रूह को अपने साथ ले आया। रूह तो अभी से इतनी एक्साइटेड हो रही थी कि हद नहीं, जबकि इसकी खुशी सोचकर यारम भी बेहद खुश था। इसका ये प्यारा-सा अंदाज़ सीधा यारम के दिल में उतर रहा था। ख़िज़र, मासूमा, लैला, शारिफ़ अपने बच्चों समेत शाम से पहले इनके घर टपक चुके थे। सबने ही रूह को मुबारकबाद देते हुए अपनी तरफ से गिफ्ट भी दिए थे, जबकि सोनू तो इनकी खुशी को ना समझते हुए भी नाच-नाच कर खुश हो रहा था, जैसे इनकी खुशी में अपना हिस्सा डालना चाहता हो। जो भी था, लेकिन रूह का पहला बच्चा तो वही था जिसे इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और इसकी मौजूदगी को कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। दिन तेज़ी से गुज़रने लगे थे। यारम हर वक़्त इसके आस-पास रहता था, इसका ख़्याल रखता था। लैला और मासूमा इसकी नर्स बनी हुई थी। इसका हद से ज़्यादा ख़्याल रखती और इसे कोई भी उल्टा-सीधा काम करने ही नहीं देती थी। डॉक्टर के मुताबिक इसकी ज़हनी कंडीशन बहुत अच्छी थी, लेकिन सेहत फिर भी डाउन थी, जिसकी किल्लत लैला इसे रोज़ किसी न किसी चीज़ का मिल्क शेक बना कर देती, जिसको देखते ही रूह को वॉमिटिंग होने लगती। लैला का कहना था कि एक बार पेट के अंदर चीज़ चली जाए तो फिर बाहर आए, भाड़ में जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके लिए रूह को खाना तो पड़ेगा। वैसे तो खुद भी अपना बहुत ख़्याल रखती थी, क्योंकि खुद इसे अपने इस बच्चे की बेहद ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी लैला और मासूमा की स्पेशल ट्रीटमेंट की वज़ह से वो इससे बेज़ार हो चुकी थी और यारम भी इसका हद से ज़्यादा ख़्याल रखता था। अब तो इसने नया शोशा छोड़ दिया था कि वो इसके साथ ऑफ़िस चला करे, वहाँ वो खुद इसका ख़्याल रखेगा और 24 घंटे इसकी नज़र के सामने रहेगी, लेकिन रूह को ये मंज़ूर हरगिज़ नहीं था। वो अपनी ज़िंदगी यारम की बोरिंग रूटीन की नज़र नहीं कर सकती थी। यहाँ यारम की नज़रों से बचकर वो जो थोड़ी बहुत बेहतियाती या उछल-कूद करती थी, यारम ने वो भी बंद करवा देनी थी। इसलिए इसने बहुत बहाने लगाए थे यारम के साथ ना जाने के। यारम का तो कहना था कि इसकी ज़िंदगी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो तो शुक्र था कि लैला ने कह दिया कि खून-खराबा देखकर रूह की सेहत पर खराब असरात पड़ सकते हैं और हो सकता है कि रूह की सेहत भी बिगड़ जाए। लैला पर एतबार करना तो वो बहुत पहले ही छोड़ चुका था। इसीलिए इस मामले में भी इसने डॉक्टर की राय ली थी और डॉक्टर का भी यही कहना था कि कोशिश की जाए कि रूह के सामने खून का एक कतरा भी ना बहे और इसे एक जगह बंद भी ना किया जाए। खुली और ताज़ा फ़िज़ा में रखा जाए ताकि बच्चे की सेहत पर असर पड़े। खुली फ़िज़ा की बात पर यारम को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि काम ज़्यादा हो जाने की वजह से यारम आजकल रात को फ़ारिग़ होता था। और ऐसे में रूह ज़्यादातर वक़्त लैला के साथ गुज़ार रही थी, जिससे लैला इसे हर तरफ लेकर जाती। लैला के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन रूह को आदत थी अपने दिन भर की सारी मसरूफ़ियात यारम से शेयर करने की और वो रात के 1 डेढ़ बजे तक लैला की गर्दान नहीं सुन सकता था। लेकिन आजकल इसे मजबूरी में ये भी करना पड़ रहा था। यारम, मुझे आइसक्रीम खानी है। रात के 3:30 बजे वो बेड पर चौकड़ी मारे आराम से बैठी हुई थी। मेरा बच्चा भी अभी लेके आता हूँ, वो इसका हाथ चूम रहा था। इसके पास से उठने ही वाला था कि मुझे फ्रिज वाली नहीं खानी, बाहर वाली खानी है, वो मासूमियत से कह रही थी।
ओके प्रेगनेंसी को 6 महीने गुजर चुके थे। अपनी सेहत कमज़ोर होने की वजह से वो कहीं से भी 6 माह की प्रेग्नेंट लेडी नहीं दिखती थी। बेबी रात के 3:30 बजे तुम्हारे लिए आइसक्रीम कहाँ से ढूँढ कर लाऊँ? यारम ने मिस्कीन सूरत बनाई थी। आजकल रूह की रूटीन ये हो चुकी थी कि किसका दिन सोते हुए और सारी रात जागते हुए गुज़ारती और आधी रात को कभी इसे कोई मूवी देखने का दिल करता, तो कभी वो कच्ची केरियाँ खाने के लिए ज़िद कर बैठ जाती और जब तक यारम इसकी ज़िद को पूरा ना करता तब तक वो खुद ना सोती और ना ही इसे सोने देती थी। तो दोस्तों कहानी अभी जारी है। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।